नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में, लोकसभा में कांग्रेस के बारे में क्या कहा, खासतौर से बजट भाषण के उत्तर में। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वंशवाद न चलाती तो देश में पार्टियों में वंशवाद नहीं आता। तो कुल मिलाकर आज़ादी के बाद कांग्रेस की पूरी नीति पर उन्होंने लंबा भाषण दिया और उसमें कटघरे में खड़ा किया कांग्रेस के वंशवाद को। हम चर्चा शुरू करने के पहले सुनवाते हैं आपको कि दोनों सदनों की उनके भाषण में मोदी ने क्या कहा। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे। इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि, उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है, और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चस्पे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। तो हमने सुना कि कांग्रेस ना होती तो ये होता, कांग्रेस ना होती तो वो होता, कांग्रेस ना होती तो क्या क्या होता। ये बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी ने संसद में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कही। सवाल ये कि क्या होता और क्या ना होता, इसका चुनाव में कितना लाभ मिलेगा, कितना सरकार की रीति नीति बनाने में लाभ मिलेगा, इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी और वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गुइया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चैतन्य भट्ट जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है आपकी आवाज। दरअसल गुफरान आजम जो भोपाल के कांग्रेस के लीडर थे, उनकी भी एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने दिवंगत होने के पहले सोनिया जी को एक पत्र लिखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि अगर आपके परिवार से राहुल गांधी जी राजनीति नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कृपया राजनीति मत कराइए, किसी और से कराइए,
क्योंकि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। कांग्रेस में ऐसा कहने वाले शायद वो पहले व्यक्ति थे, उसके बाद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने उसी बात को प्रकारांतर में सदन के दोनों सदनों में कहा कि कांग्रेस ना होती तो क्या क्या होता। आपको लगता है कि कांग्रेस ने वंशवाद को बढ़ाया और वो वंशवाद फिर बाकी पार्टियों में भी एक छूत के रोग की तरह फैल गया? क्या लगता है आपको चेतन भट्ट जी? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ तक गुफरान आजम की जो बात है, उन्होंने जरूर कहा था कि आप राहुल गांधी को राजनीति करना नहीं आता है तो आप राजनीति से उनको हटा दें। लेकिन कांग्रेस के संग सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो ये है कि जिस दिन कांग्रेस से गांधी परिवार का साया हट जाएगा, उस दिन से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में विभाजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक गांधी परिवार ही ऐसा है जो अभी कांग्रेस को इकट्ठा करके रखे हुए हैं। आज चर्चा में भट्ट जी, आज चर्चा में तीन ही लोग हैं, समय खूब मिलेगा, लेकिन मैं आपकी अनुमति से थोड़ा सा इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं आपकी बात में, अगर आप अनुमति दें तो। हाँ हाँ बिल्कुल। दरअसल ये बात सब कहते हैं जो आपने कहा कि कांग्रेस से अगर गांधी परिवार का साया हटेगा तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन सबको पता है कि पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन में उन्होंने सरकार को चलाया और गांधी परिवार के बिना उन्होंने पूरे 5 साल किए थे। तो वो एक मिसाल है, मौका मिलेगा तो लोग काम करेंगे। ये एक चीज, एक परसेप्शन बन गया है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं। मुझे लगता है आप पूरी बात करें। नहीं, देखिए सवाल ये है कि इतने नेता हैं कांग्रेस में कि वो किसी न किसी का एक चाहते। अगर कांग्रेस से गांधी परिवार हटेगा तो इतना ज्यादा विभक्त हो जाएगी कांग्रेस, क्योंकि सब नेता अपने आप को अध्यक्ष क्या या तो उस पार्टी का जो मुखिया बनाना चाहते हैं, इसलिए इस मामले में तो कोई दो संदेह नहीं। और फिर नेता खुद चाहते हैं कि हमारे ऊपर गांधी परिवार का वर्चस्व बना रहे। दूसरी बात, जो वंशवाद की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, तो वंशवाद तो हर समाज में हर जगह है। वकील का बेटा वकील बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसमें और राजनीतिक वंशवाद में फर्क है। देखिए, वकील का बेटा 5 साल तक LLB पढ़ के फिर वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा भी 5 साल तक MBBS पढ़ के फिर डॉक्टर बनता है। लेकिन कांग्रेस राजनीति में ये होता है कि अगर आपका पिताजी राजनीति में बड़े पद पे हैं तो आपका बेटा 50 कार्यकर्ताओं के सिर पे पैर रख के ऊपर पहुंच जाता है। दूसरी बात, वंशवाद ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में, वंशवाद तो हर पार्टी में, और हर पार्टी का जो लीडर है वो चाहता है कि हमारी जो उत्तराधिकार, हमारा जो है उत्तराधिकारी है, वो हमारी जगह पे आ जाए, और हर बाप की ये इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, कल्याण सिंह के बेटे हैं राजवीर सिंह, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे की पंकजा मुंडे, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर मंत्री हैं। तो इनकी तो बहुत बड़ी सूची, भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, परिवारवाद तो हमेशा चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पे हमेशा कांग्रेस रहती है, जैसे दिग्विजय सिंह के निशाने पे हमेशा RSS रहती है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पे हमेशा कांग्रेस रहती है। वो नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सब पे आक्रमण करते। वो उनकी एक अपनी स्टाइल है, उनका एक एजेंडा है, और उसका फायदा उनको ऐसा मिला है क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार रही वो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार का तो इसमें उसके ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा लगा हुआ था, और उसके कारण भी लोगों को ये लगा कि अब एक ऐसी सरकार हम लाना चाहें जो इस तरह के भ्रष्टाचार न करे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा आरोप उस उच्च स्तर पर नहीं लगा। निचले स्तर पे आज भी भ्रष्टाचार है, आप कहीं भी किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उच्च स्तर पे जिस तरह के भ्रष्टाचार कांग्रेस में हुए थे, जिस तरह का आरोप लगाया गया था, वो भ्रष्टाचार नहीं है। तो कांग्रेस को निशाने पे लेना ये प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइल है, और वही उन्होंने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी यही कहा। तो मुझे लगता है कि वंशवाद को अगर आप इस तरह से परिभाषित करेंगे तो वो ठीक नहीं, क्योंकि वंशवाद से तो सारी पार्टियां जो है वो पीड़ित हैं। बिल्कुल, बल्कि आपने कहा कि राजनीति क्या हर जगह वंशवाद की लोग कोशिश करते हैं। हर पिता चाहता है कि वो जो काम कर रहा है, उद्योगपति चाहेगा कि उद्योगपति अंबानी के बेटे अंबानी के अपने उसमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्रिकेटर अपने बेटे को आगे बढ़ाता है। मैं पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में आपसे कि जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इनके बेटे भी क्रिकेटर हैं, लेकिन इनके बेटों ने कभी क्रिकेटर को भारतीय टीम का कप्तान नहीं बना दिया, वो रणजी ट्रॉफी के कप्तान नहीं बने,
वो रणजी ट्रॉफी में आ भी नहीं पाया, कई बार तो ये भी हुआ। लेकिन राजनीति में बीजेपी में जिनके हम नाम गिना रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, मध्य प्रदेश की भी बात करें तो बहुत से लीडर निकल आएंगे, दर्जनों ऐसे। लेकिन पार्टी के कर्ता धर्ता मुखिया अगर आप बनाएंगे तो फिर दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो काबिलियत का, जिसका मैंने गुफरान आजम का जिक्र किया कि काबिलियत नहीं है, तो फिर आप अगर पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे तो फिर पार्टी डूबेगी। और जैसे नरसिम्हा राव को जिक्र किया कि कांग्रेस गांधी परिवार के बिना भी चली 5 साल, वो तो बहुत संकट का समय था जब पार्टी को बहुमत नहीं था, गठबंधन था और पीवी नरसिम्हा राव कोई जन नेता नहीं थे उस समय। वो प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन उसके पहले कोई ऐसा नाम नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने चलाया। आप मौका देंगे तो चलेगा, लेकिन मौका नहीं मिलेगा तो फिर ये सब दिक्कत आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को प्रहार करने का अवसर मिलेगा, जो कांग्रेस के पर हो रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर जी, कांग्रेस को आप बहुत पहले से बड़े नजदीक से जानते हैं। जो कुछ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो राजनीति के नाते कह रहे हैं, बिल्कुल कहेंगे, राहुल गांधी भी कहेंगे बीजेपी के बारे में, दूसरी पार्टियां भी कहेंगी। लेकिन वंशवाद, चूंकि कांग्रेस आजादी के बाद से बड़ी पार्टी थी, लोगों ने कांग्रेस का अनुकरण किया कि बड़ी पार्टी जब ये कर रही तो हम भी ऐसा करेंगे। कांग्रेस में जो आजादी के आंदोलन के लोग थे वो वंशवाद के पक्ष में नहीं थे। कई देखिए परिवार ऐसे हैं जिनके वंश से कोई नहीं आगे बढ़ पाया, जो आजादी में नेहरू गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़े थे, शहीद भी हुए। आपको लगता है कि वंशवाद की वजह से भारतीय लोकतंत्र खतरे में, जैसा नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं? गोहिया जी। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा जी। और चैतन्य भट्ट जी की जो उन्होंने बात की थी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि वंशवाद हर जगह व्याप्त है और आज के दौर में कुछ ज्यादा ही हो गया है। योग्यता पीछे हो गई है जी। और सिफारिशें आगे आ गई हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक आजादी के बाद की राजनीति का सवाल है, तो उस दौर के लोग अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं और वो आदर्श, सिद्धांत और चरित्रगत राजनीति हुआ करती थी। संगठनों में वो चीज अब केवल कागजों पर रह गई है। आप देखेंगे कि आपने भी अभी कहा कि नेहरू जी, इंदिरा जी, इन लोगों ने आजादी के दौर को देखा है, झेला है। इसी तरह से नहीं, ये दोनों ही नहीं लोग थे, वो भी गए हैं। ऐसे कई लोग कहना चाह रहा हूँ, बाल लाल भी थे, सरदार पटेल भी थे जी। भी जो संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभिभाषण था, मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि वो भाषण एक प्रधानमंत्री के रूप में तो अग्राह्य है। ऐसा लग रहा था कि वो राजनीतिक रूप से वो भाषण दिया गया है जिसमें देश की समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं थी, केवल आरोप प्रत्यारोप ही लगाए गए। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये होता तो वो होता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता। लोकतंत्र में कांग्रेस हो या भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल हो, आप क्या उसके कांग्रेस के बिना या किसी भी विपक्ष के बिना आप एक सशक्त और अच्छे लोकतंत्र की और मजबूत देश की कल्पना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रघुवर जी, असल में हम विषय से भटक जाएंगे। हमारा सीधा फोकस इस बात पर है कि कांग्रेस, अब उसको यूं समझ लें कि जब परिवार में, समाज में कोई बड़ा आदमी होता, लोग उसकी नकल करते हैं। आजादी के पहले से और आजादी के बाद देश की बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और वो पूजनीय पार्टी में मानी गई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी किसी गांव में जाता था तो लोग उसे आजादी का सेनानी मानकर उसकी बड़ी इज्जत करते थे। तो जब कांग्रेस में परंपरा चल गई वंशवाद की, तो बाकी लोगों ने भी इसलिए उसको फॉलो किया, क्योंकि जब कांग्रेस कर रही तो कोई हमें क्या कहेगा। जब समाज का बड़ा आदमी शराब पीता है तो शराब का चलन बढ़ जाता है। जब वो कुकर्म करता है तो लोग उसको, फिर दूसरे लोग भी उसको फॉलो करते हैं, अच्छे बुरे दोनों काम करते हैं। तो कांग्रेस ऐसी आदर्श पार्टी थी, अगर वो अच्छे काम करती, वंशवाद को नहीं अपनाती, तो शायद बाकी पार्टियों को अपनाने में थोड़ी सी झिझक होती। मुद्दा हमारा ये है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी राजनीतिक दल हो, उनके संविधान, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आदर्श, सिद्धांत और राष्ट्रीय एकता की बात बिल्कुल खुल के करता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके कर्ता धर्ता जो है, उसके मुखिया जो है या उसकी जो टीम होती है, उस पर निर्भर करता है कि उनका वास्तविक रूप और स्वरूप क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनसंघ थी, तो आप देखेंगे कि उसके जो कार्यकर्ता थे वो चना खाके और अपना प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन दिवंगत प्रमोद महाजन जी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है जी, वो 5 स्टार कल्चर की आई है। ये तो आप भी मानेंगे और सभी मानेंगे। तो ये तो समय के साथ तो ये भी मान रहे हैं रघुवर जी, और हम वो भी मान रहे हैं जो कांग्रेस ने वंशवाद किया। हमको किसी के जो कुछ हो रहा है उसके मानने में कोई एतराज नहीं है। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं,
हमारा सिर्फ इतना कहना है कि वो बड़ी आदर्श वाली पार्टी थी। अगर एक बीच का कार्यकाल जिसका मैंने जिक्र किया बार बार कि पीवी नरसिम्हा राव राष्ट्र की राजनीति के फलक पर कोई बहुत मशहूर नाम नहीं था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 5 साल चलाते हैं गांधी परिवार के बगैर। और अगर काबिलियत नहीं है तो फिर आप उसको टीम का कप्तान बनाएंगे तो दिक्कत है। आप देखिए ना कांग्रेस कितनी सिमट गई है, ये लोकतंत्र के लिए भी खतरे की बात है, दिक्कत की बात है कि इतना बड़ा दल सिमट रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ कमल राठी जी भी हैं। कमल राठी जी, सवाल यह है कि कोई भी दल हो अगर वो वंशवाद चलाएगा तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। वो भले ही वो चले और चलता रहे और चलते रहेंगे, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन अगर मोदी इस बात को राजनीतिक मुद्दा बना के आक्रमण करते हैं तो कांग्रेस के पास डिफेंस में कुछ नहीं है। फिर डिफेंस में यही होता है कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, शिवराज सिंह के बेटे हैं और वसुंधरा राजे के बेटे हैं, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष कौन है? किसी ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो पार्टी का अध्यक्ष था वो उनके पिता थे, उसके पहले कोई दूसरे पिता थे बीजेपी के भीतर। ये सपा में हो सकता है, बसपा में भी ये मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वहां मायावती की कोई संतान नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया है, लेकिन लालू यादव करते हैं, मुलायम सिंह कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि वंशवाद कहीं ना कहीं हम इस पर फोकस करना चाह रहे हैं। आपकी राय? नहीं, ये वंशवाद पे वैसे थोड़ी सी मेरी राय भिन्न है। देखिए, वंशवाद तो ऐसा है कि एक फ्रेम किया हुआ एजेंडा है जो राजनीतिक रूप से ना हमको उस एजेंडे पर नहीं जाना, हम उसको उचित मानते कि नहीं मानते, हमारा मैं वही बता रहा हूं कि वंशवाद तो एक राजनीतिक रूप से फ्रेम किया हुआ एजेंडा है। जैसे आप देखेंगे कोई मोहल्ले का या कॉलोनी का सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो हम विधायक के परिवार को या विधायक के बेटे को आगे की कुर्सी या मंच कर देते हैं। जब आप देखेंगे ऐसे जब कार्यकर्ता पीछे रह जाता है तो उसके लिए वो वंशवाद है। लेकिन आज हम उस वंशवाद की बात नहीं करते हैं। वंशवाद को हम सिर्फ एक फ्रेम में देख रहे हैं और एक परिवार के लिए देख रहे हैं। आप देखेंगे तो आज़ादी का जो पहले की बात करें अपन, आज़ादी के पहले भी वंशवाद था। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, सावरकर जी, उनके भाई भी थे, तो सारे वंशवाद तो उस समय भी थे। आप उससे भी पहले चले जाइए तो वंशवाद जब आप जाएंगे तो ये तो हमारे डीएनए में है। भाई राजा महाराजा में देखें, भगवान राम को देखें, भगवान दशरथ को देखें, दशरथ जी के बेटे राम बने, तो वंशवाद तो हर जगह था। उस समय आप कहेंगे राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, तो जनता के पास है, जनता को राइट मिला है लोकतंत्र में। वो अगर उसको लगता है वंशवाद है तो वो रिजेक्ट कर देगी। तो ये सेट एजेंडा है। ये जो अमृत काल चल रहा है हमारा 75वां वर्ष का, तो ये एक सेट एजेंडा है जिसमें एक किसी भी दल को दूसरे दल को नीचा दिखाना है और जनता को सही मुद्दों से भटकाना है। तो हमें ऐसे भिन्न मुद्दे लाना है जिससे आदमी भटके और वो सही चीज की बात ना करे। आज बेरोजगारी की बात करना है, शिक्षा की बात करना है और अन्य चीजों, स्वास्थ्य की बात करना है, उसकी जगह हम वंशवाद की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया वंशवाद तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि छोटा सा कार्यकर्ता है, लेकिन वंशवाद में देश का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं अगर वो वंशवाद में चलेंगी तो उनके नाकाबिल बच्चे भी देश में हुकूमत करेंगे। जब वो शासन गलत आदमी के हाथ में जाएगा तो देश निपटेगा। हमारा किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये कि राजतंत्र में था ये, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र जैसा कैसे चल सकता है? नहीं, लोकतंत्र में और बार बार इस बात को निकल के आ रहा है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। तो ये ठेका जनता के पास है कि वो किसको चलाए ना चलाए। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लोकतंत्र में जनता के पास है, तो जनता को अगर पसंद नहीं है तो रिजेक्ट कर देगी। हाँ, लेकिन आप ये देखिए, वंशवाद विधायक के लेवल पे भी है ना। वैसे आपके मोहल्ले में विधायक का बेटा आता है, वो गलत है, तो वंशवाद तो वो भी है। वो गलत को गलत तो बोलना पड़ेगा। वंशवाद कोई मुद्दा ही नहीं है, ये आम जनता के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। वंशवाद तो एक राजनीतिक मुद्दा है भटकाने के लिए, चलिए जिससे सदन की चर्चाएं भटक जाएं। बात यूं खत्म हो जाती है कि लोग अगर कहें कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, वंशवाद मुद्दा नहीं है, फिर गुड गवर्नेंस कोई मुद्दा नहीं है, फ्रेम किया हुआ मुद्दा है कि लोगों को भटकाने के लिए। हम मोदी के फ्रेम पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम तो एक आम आदमी की तरह बात करना चाहते हैं कि क्या वंशवाद उचित है किसी भी पार्टी में हो। मैं चैतन्य जी आपके पास आऊंगा कि ये जो सारा मामला है, आपने शुरुआत में कहा कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस बिखर जाती है और कांग्रेसी चाहते हैं कि गांधी परिवार उनके ऊपर बना रहे। लेकिन गांधी परिवार के बने रहते रहते पूरे देश में हुकूमत करने वाली कांग्रेस कितने राज्यों में सिमट कर रह गई। खुद ये लोग अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने लग गए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कमजोर होती कांग्रेस पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारी बात करने का विषय यह है, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि भाजपा का वंशवाद ठीक है, कांग्रेस का ठीक नहीं है। ये वंशवाद तो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हो सकता, भले ही ये चलता रहे। करप्शन स्वीकार नहीं हो सकता, भले ही चलता रहे। आप किस पर दो टुकड़ा है जी? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, सवाल वही है जैसा अभी कमल राठी जी ने भी कहा
ये वंशवाद कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसपे आज आप हमला कर रहे हैं, मोदी जी हमला कर रहे हैं। मोदी की वजह से तो ये विषय लिया है हमने। और दूसरी बात ये है कि जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र नहीं, हम तो राजतंत्र में रह रहे हैं। भाई पहले राजा महाराजा निकलते थे, सारी जनता को रोक दिया जाता था, वो हाथी पे निकलते थे, अब भी जनता को रोक दिया जाता है। उनके साथ 10-20 सैनिक रहते थे उसकी रक्षा के लिए, आज वही कमांडो उनके साथ रहते हैं। राजा के पास इतना धन रहता था, वो किसी को भी पैसा बांट देता था, वही आज नेता करते हैं। ये आजकल के लोकतंत्र के नए राजा हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। आज जो कुछ भी स्थिति है, ठीक है, लोकतंत्र कहता जरूर आती, लेकिन 5 साल तक जनता को उस पार्टी का जो कुछ भी है वो सब भोगना पड़ता है, क्योंकि उसको 5 साल के भीतर कोई स्थिति नहीं बनती है वो किसी सरकार को बदल दे। वापस बुलाने की कई बार बात हुई कि प्रतिनिधि को अपने वापस बुलाने की बात हुई, लेकिन कोई भी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि एक बार जो सत्ता में आ जाता है वो कभी नहीं चाहता कि हम सत्ता से बाहर जाएं। तो दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि अगर आप किसी अक्षम व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे तो उससे पार्टी डूब जाएगी, तो ये तो सवाल दिख ही रहा है सामने कि अगर राहुल गांधी में योग्यता नहीं है, लेकिन उनके तमाम लीडर जो हैं वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बार बार बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी की उम्र हो गई है और अब राहुल गांधी को फिर से इसकी बागडोर संभाल लेना चाहिए, तो उनकी पार्टी चाहती है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन इस मामले में तो हम राहुल गांधी को ज्यादा समझदार मानेंगे कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद दोबारा वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको। वही मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा ये होगा कि जनता नकार देती है, नकार भी रही है। चलिए मैं पूछता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी को आप समय की नकार सकते। दूसरे दौर की बातचीत में समय की तंगी है। रघुवर जी, आपकी इस पर टिप्पणी? बिल्कुल निसंदेह वंशवाद किसी भी क्षेत्र में अस्वीकार्य है। वंशवाद के बाद अगर जो बात मैं पहले भी कहा था कि जो योग्यता है वो पीछे हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो योग्य व्यक्तियों को आगे आना चाहिए और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, नेताओं की कोई कमी नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छे नेताओं का चयन करना पार्टी का खुद का मामला है, इसलिए उसमें आम जनता या दूसरे लोगों का कोई हस्तक्षेप का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जी। तो आपने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है और ये मुद्दा नया नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है जी। खास तौर से कांग्रेस के ऊपर तो चारों तरफ से इसी प्रकार के हमले होते थे। लेकिन रघुवर जी, पहले हमले होते थे, नेतृत्व तो बहुत काबिल होता था, इसलिए वो हमले बेकार हो जाते थे। अब लंबे समय से नेतृत्व को जो मसला वो कमजोर पड़ गया, इसलिए वो हमले ज्यादा असरदार हो रहे हैं या वो चर्चाओं में आ रहे हैं। जी, ये भी हो सकता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि कांग्रेस कमजोर हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में मजबूत है। अभी जो आंकड़े आए हैं फंड के मामले को लेके, संगठन के मामले को लेके, मेंबरशिप के मामले को लेके, और खास जो एक बात है वो ये है कि सोशल मीडिया जो उनका है वो बड़ा मजबूत है। किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को, चाहे वो सही हो या गलत, सोशल मीडिया का तो मामला ये है रघुवर जी की बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का बहुत मजबूत है और इस चक्कर में भाजपा के जो सोशल मीडिया के कर्ता धर्ता उनकी बड़ी परेड हो जाती, खिंचाई हो जाती है, तो वो हर एक को लगता है कि दूसरे की थाली ज्यादा बेहतर है। तो जी बिल्कुल। तो वंशवाद के तो कोई भी सामान्य व्यक्ति होगा, एक जिम्मेदार नागरिक होगा, ईमानदारी से अगर बात होगी तो वंशवाद के खिलाफ सभी होंगे, चाहे वो राजनीति। समय की कमी है रघुवर जी, मैं फिर कभी हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं राठी जी आपके पास आ रहा हूं कि कोई डॉक्टर होता है वो चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन अगर डॉक्टर की दवा, उस बेटे की दवा से मरीज ठीक होने के बजाय बीमार पड़ जाए या मरने लग जाए तो वो डॉक्टरी ज्यादा चल नहीं पाती। तो सवाल है कि वंशवाद चले, लेकिन काबिलियत की बात इसमें जरूर आएगी। जब काबिलियत नहीं होगी तो फिर आपका बड़े से बड़े पार्टियां, साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं। आपकी इस पर दो ये लोकतंत्र की खूबी है सब। वंशवाद अगर लोगों को स्वीकार नहीं होगा, नाकाबिल होगा, तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। और जो नैतिक मूल्य की बात करती है पार्टियां, उन्हें नैतिकता के आधार पर यह करना चाहिए कि विधायक, सांसद, इनके बच्चों को टिकट उस क्षेत्र से कम ना दे के अगले दूसरे क्षेत्र से दे दें। चलिए, तो उससे काबिलियत सामने आ जाएगी। आपकी ये सलाह पार्टियां सुन रही होंगी तो जरूर इस पर काम करेंगी। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। चैतन्य भट्टी जी आपका बहुत साधुवाद, गोहिया जी आपका धन्यवाद और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के वंशवाद पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस अगर वंशवाद ना करती तो बहुत सारी चीजें देश में नहीं होती, आतंकवाद ना होता, एक तरह से महंगाई ना होती, कुल मिलाकर देश के टुकड़े होने की बात ना होती। तो बहुत सारी बातें, मुद्दा यह था कि वंशवाद नुकसानदेह है और ये कहीं से स्वीकार्य नहीं है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।